भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से केमिस्ट्री की डेली क्लासेस लगाई जाएंगी और केमिस्ट्री का डेली होमवर्क दिया जाएगा जिसको आपको कॉपी में नोट करना है और उसकी फोटो सेंड करके तरुण सर या कीर्ति मैम के फोन पर भेजनी है। डेली होमवर्क मिलेगा, डेली नोट करना है, उसको अच्छे से याद करना है और चैप्टर लाइन वाइज चलेगा। तो आज से हम स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो अगर हम बात करें कोई भी पदार्थ का जो मैटर है, कोई भी पदार्थ या मैटर की 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड यानी कि ठोस, सेकंड लिक्विड यानी कि द्रव और थर्ड गैसियस स्टेट यानी कि गैस अवस्था। हम सबको पता है कि किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम बात करें इनकी अरेंजमेंट की तो हम लोगों को पता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स यानी कि कण होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी फ्री स्पेस यानी कि खाली स्थान नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास पास होंगे कि इनके बीच में बिल्कुल भी फ्री स्पेस या खाली जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से इनमें कोई भी मूवमेंट यानी कि कोई भी गति नहीं पाई जाती। अब इनके अंदर गति नहीं पाई जाती तो इन्हें कहा जाता है अतरल। मतलब जो गति करेंगे उन्हें तरल बोला जाएगा और जो गति नहीं करेंगे उन्हें अतरल बोला जाएगा यानी कि नॉन फ्लूइड। नॉन फ्लूइड होते हैं, इनके अंदर गति नहीं होती, अतरल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड की या फिर गैस की तो लिक्विड या गैस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स यानी कणों के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, स्थान पाया जाता है। इसीलिए इनके अंदर कणों की क्या होती है, मूवमेंट भी होती है, गति होती है। अगर ये गति होगी तो इन्हें किसमें शामिल किया जाएगा, तरल में शामिल किया जाएगा, तरल पदार्थ बोला जाएगा यानी कि फ्लूइड बोला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गैस की तो गैस के अंदर भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनके बीच में किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगता, इसीलिए ये भी इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें भी फ्लूइड यानी कि तरल अवस्था में ही शामिल किया जाता है। तो ये अतरल है क्योंकि इनके कणों के मध्य कोई भी गति नहीं पाई जाती। इन दोनों को तरल अवस्था में शामिल किया जाता है यानी कि फ्लूइड सब्सटेंस बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, कणों की क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर है, सॉलिड स्टेट के ऊपर। तो सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड क्यों होते हैं, व्हाई सॉलिड आर हार्ड, व्हाई सॉलिड स्ट्रक्चर इज हार्ड, यानी कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर के अंदर कि ठोस कठोर होते हैं क्यों। तो हम ये बोलेंगे 2 या 3 पॉइंट नोट किए जाए कि सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की यानी ठोस की तो उनके अंदर पार्टिकल्स की, कणों की क्या पाई जाती है, एक फिक्स अरेंजमेंट होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्या होती है इनमें, कणों की फिक्स अरेंजमेंट होती है यानी कि निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। फर्स्ट तो हो गया क्या, फिक्स अरेंजमेंट। सेकेंड चीज हम इसके अंदर बोलेंगे कि इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होते हैं यानी कि मजबूत अंतराणिक आकर्षण बल पाए जाते हैं। कणों के मध्य क्या पाए जाते हैं, आकर्षण बल पाए जाते हैं जिसके कारण ये कण आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं और जुड़कर एक निश्चित आकार को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एक फिक्स शेप को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि इनमें पार्टिकल्स की फिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, फिक्स अरेंजमेंट क्यों है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनमें क्या होती है, फिक्स अरेंजमेंट होती है। तो जब इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा वो पार्टिकल्स को इतना पास पास ले आएगा, कणों को इतना पास पास ले आएगा कि वो आकर एक फिक्स अरेंजमेंट को क्या कर लेंगे,
होते हैं, कठोर होते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, फर्स्ट कि इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स को यानी कणों को एक निश्चित व्यवस्था में क्या कर देते हैं, एक फिक्स अरेंजमेंट में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो इनकी शेप फिक्स होगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित क्यों होती है, इनकी जो शेप होती है वो फिक्स क्यों होती है, शेप फिक्स क्यों होती है, तो ये ही रीजन है। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दो रीजन होते हैं, ये हम अच्छे से बता सकते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड या गैस स्टेट की, तो हम लोगों को पता है कि लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर इतने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें है लेकिन बहुत कम, और इसमें तो है ही नहीं, इसमें अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने अभी तक इसका थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ा। अब अगर मैं बात करूं कि कोई भी मैटर है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या गैसियस स्टेट में रहेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इसके लिए दो फैक्टर्स लिए गए हैं, दो कारक हैं जो इस बात को निर्धारित करेंगे, इस चीज को फिक्स करेंगे कि किसी भी मैटर की कौन सी स्टेट रहेगी। अगर वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसमें फैक्टर्स किस हिसाब से होंगे, लिक्विड में किस हिसाब से होंगे और गैस में किस हिसाब से होंगे, वो अपने बात करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये पता है कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो अनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता, वो असंपीड्य होते हैं, ये इनकी थोड़ी बहुत मतलब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, गति नहीं करते। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम लोगों को पता है कि हम एक आयरन की रॉड ले लेते हैं, एक लोहे की छड़ ले लेते हैं, हमने देखा है कि जब हम उसको एक सिरे से गर्म करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी छड़ जो या रॉड होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसमें हीट जो होती है वो फैल जाती है। इसका रीजन क्या है, देखो मूवमेंट तो होती नहीं है, तो करते क्या है, पार्टिकल्स दोलन करते हैं, दोलन यानी ऑसिलेशन करते हैं, और ऑसिलेशन कर कर अपनी जो एनर्जी होती है वो अगले पार्टिकल को दे देते हैं। अब अगर मैं इसको गर्म करूंगी ना तो ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पर ऐसे उछलता रहेगा, जंप करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा, और जंप करके अपनी हीट इसको प्रोवाइड करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। अब जैसे ही इसको आगे मिलेगी एनर्जी, ये फिर वापस से ऑसिलेशन करेगा और ये अपनी एनर्जी आगे के पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से एनर्जी आगे से आगे चलती रहती है। तो इन्होंने मूव भी नहीं किया और क्या हुआ, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो इनके अंदर क्या होता है, कण जो है वो गति नहीं करते, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, जबकि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते रहते हैं, हीट को ऑसिलेशन के थ्रू यानी कि कंपन के थ्रू क्या करते हैं, आगे से आगे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ये ठोसों के थोड़े बहुत गुण दिए हुए हैं जो इजीली हम पढ़ सकते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं। अच्छा एक चीज देखो, मैंने बोला था किसी भी स्टेट को दो फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हीट फैक्टर, हीट फैक्टर यानी कि उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा जो होती है वो क्या करती है, किसी भी मैटर की स्टेट को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। सेकेंड जो थिंग है वो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल। अच्छा एक चीज देखो, हम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं यानी कि उष्मा देते हैं, तो उष्मा को पाने से क्या होता है, हीट को देने से जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब क्या होगा, हम लोगों को पता है कि जब हीट देंगे, हीट देने से कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा के कारण कण क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कण क्या करेंगे, गति करेंगे यानी कि मूवमेंट करेंगे। तो जब वो गति करेंगे तो क्या होंगे, वो दूर दूर
जाने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे, तो ये वाला जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, पार्टिकल्स को, कणों को अलग करने का काम करता है। तो इसमें कणों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, दूर किया जाता है। क्लियर, समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, हीट फैक्टर जो है उसको देने से क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलेगी तो कण क्या करेंगे, गति करेंगे, गति करेंगे तो कण कहाँ जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है वो पार्टिकल्स को दूर दूर करने का काम करता है। दूर दूर करने का क्या मतलब है कि सॉलिड में सबसे पास है, हीट दिया तो किसमें, दूर होएंगे पार्टिकल्स तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसको और ज्यादा हीट दी तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर हो जाएंगे, यानी कि वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या करेगा, ये सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से गैस स्टेट की तरफ लाने का काम कर रहा है। क्लियर होगी बात। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन क्या करता है, कणों को यानी पार्टिकल्स को क्लोज करने का यानी पास लाने का काम करता है। कणों को क्या करता है, ये पास पास लाने का काम करता है। और कणों को जब ये पास पास लाएगा तो कण क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो स्टेट है कणों को पास लाएंगे तो क्या होगा, गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाने पर सॉलिड में। क्लियर हो रही है बात। तो जब हम इसको बढ़ाते हैं तो हमारी स्टेट इधर की तरफ जाती है, और जब हम इसको बढ़ाते हैं तो हमारी स्टेट इधर की तरफ जाती है। तो अगर सीधी सी बात है कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें सॉलिड स्टेट रखनी है, सॉलिड स्टेट रखनी है तो हमें हीट फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, अब हमें सॉलिड रखना है, सॉलिड रखने का मतलब कणों को क्या रखना है भाई, पास पास रखना है। अब पास पास रखना है कणों को तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, इसका मतलब हमें इसको तो क्या कर देना पड़ेगा, बिल्कुल कम, ठीक है। और ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला कणों को पास ला रहा है तो इसका मतलब इस वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। इसका मतलब अगर हमें सॉलिड स्टेट रखनी है तो हमें हीट फैक्टर को बिल्कुल कम करना पड़ेगा, ताप को कम करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्सेस को यानी कि आकर्षण बलों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ गई बात। तो सॉलिड स्टेट लाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, हीट एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो ये है सॉलिड स्टेट को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब तक 3-4 क्वेश्चन इसी के अंदर बन जाते हैं। फर्स्ट, सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड क्यों होते हैं, व्हाई सॉलिड आर हार्ड, या व्हाई सॉलिड हैव फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब उनकी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित क्यों होती है, ठोसों की ज्यामिति निश्चित क्यों होती है, उनकी आकृति निश्चित क्यों होती है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर सॉलिड जो होते हैं उनको स्टेट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बताओ, उनकी जो अवस्था है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये कारक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड यानी ठोसों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या किया गया है, दो बेसिस पे किया गया है। फर्स्ट बेसिस है कि इसके अंदर कौन कौन से अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं, उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड है कि इनकी स्ट्रक्चर या इनकी अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है, उस हिसाब से भी इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आएंगे डेफिनेशन वगैरह, लग रहा है इजी है बट क्वेश्चन इसमें इतने इजीली नहीं पूछे जाते। इसमें क्या किया जाता है, सॉलिड का एग्जांपल दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये किस टाइप का सॉलिड है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या एग्जांपल है और किस हिसाब से उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ साथ क्वेश्चंस नोट कर लेना, अच्छा है। देखो आगे, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों का वर्गीकरण।
पाए जाते हैं उस आधार पर, यानी कि कणों के प्रकार के आधार पर भी मैं इसको बोल सकती हूँ। इंग्लिश में अगर बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट है आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड इज आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। थर्ड वन होते हैं धात्विक ठोस यानी कि मेटालिक सॉलिड। एंड फोर्थ वन इज सहसंयोजक, फोर्थ वन इज सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। 4 टाइप्स हैं। पहला क्या है? आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो ध्यान से इसके अंदर, ठीक है, क्या होगा? जो आणविक ठोस होंगे उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे यानी जो कण होंगे वो किसके अंदर होंगे? अणुओं के रूप में होंगे, अणुओं के रूप में होंगे यानी कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे? मतलब ये जो सॉलिड होगा वो ऐसे होगा O2 N2 F2 CO2, ठीक है, या फिर मान लो I2। ये चीज है, ये जो है वो किस रूप में है? अणुओं के रूप में। ये O2 क्या है? अणु। N2 क्या है? अणु। F2 क्या है? अणु। CO2 क्या है? अणु। I2 क्या है? अणु। यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे वो किस रूप में होंगे? अणुओं के रूप में होंगे। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? आणविक ठोस या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अगर हम बात करेंगे इसके आयनिक सॉलिड की, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो आयंस की फॉर्म में होंगे। जैसे NaCl, NaCl में क्या है? Na+Cl-। इसमें तो आयन नहीं है ना, इसमें आयन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये आणविक ठोस है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसीलिए इसमें मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि अणु है। इसके अंदर क्या है? आयंस होंगे। Na+Cl-, क्या होगा? KCl, MgCl2, ठीक है, या फिर मान लो KBr आ गया। ये जो एग्जांपल्स है, आयन वाले एग्जांपल्स हैं, वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें धात्विक सॉलिड की यानी मेटालिक सॉलिड की, तो मेटालिक सॉलिड में ऑब्वियसली बात है मेटल होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? पार्टिकल्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि कणों के रूप में धातु पाई जाएगी, ठीक है। जैसे क्या होगी धातु? मैग्नीशियम होगी, सोडियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब धातु है। तो जो कण होंगे वो इस रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लास्ट जो है हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर, इसको मैं इधर साइड लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस, यानी कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसके अंदर तो कण किस रूप में थे? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में थे, यानी अणुओं के रूप में थे। इसके अंदर कण किस रूप में है? आयनों के रूप में है, यानी आयंस की फॉर्म में है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो किसकी फॉर्म में है? मेटल की फॉर्म में है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे।
होंगे, यानी कि अधातु तत्व होंगे। कौन से तत्व होंगे? अधातु तत्व जो होंगे वो होंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? तो इस हिसाब से इनको, ये तो किस फॉर्म में हो गया? पार्टिकल्स के बेसिस पे मैंने ये बताया कि इसमें जो पार्टिकल है यानी कि जो कण है वो अधातु है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल यानी अणु है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आयन है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? मेटल है। अब इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए हमें इनको आगे और डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने एक टाइप लेके चलेंगे, उसके हिसाब से उसको आगे क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी? हमारे मेटालिक सॉलिड की। बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल तो हो गया, कणों के प्रकार के आधार पर तो हमने इसको वर्गीकृत कर दिया। अब अपने बात करते हैं हम बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी? आणविक ठोस की, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर जो आणविक ठोस होता है, सिंपली हम क्या बोलेंगे? अगर मेरे को इसकी डेफिनेशन देनी पड़े तो मैं क्या दूंगी कि ऐसा सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं वो अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आणविक ठोस या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला जाता है। बस इतनी सी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन पहली बात तो कभी पेपर में आती नहीं है, हमें सिर्फ उसका नॉलेज होना चाहिए। तो जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि अणुओं के रूप में होंगे, उसे क्या बोला जाएगा? आणविक ठोस बोला जाएगा। इसी से इसकी पहचान भी होगी। एग्जांपल दे दिया जाएगा, बताओ I2 किस टाइप का सॉलिड है? तो I2 क्या है? I2 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर आएगा। अब इसमें भी कौन सा है? इसके तीन टाइप्स है, देखो आगे। पहला होता है एक तो होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड वन इज ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीनों टाइप्स की अगर हम बात करें, एक तो होता है हाइड्रोजन आबंधित, ठीक है, एक क्या होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक क्या होता है ध्रुवीय। इसको अपने बाद में लेते हैं, ये स्पेशल केस है। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय की। तो अध्रुवीय में हमें क्या है? हमें इसमें कुछ नहीं, सिर्फ दो चीजें पता करनी है। फर्स्ट एग्जांपल, और सेकंड इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है भाई वो है, इसके अंदर होता है लंदन फोर्स। लंदन बल होता है, या जिसे क्या कहते हैं? जिसे बोला जाता है तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, या इसको क्या बोलते हैं? इसका और भी नाम है हिंदी में बोले तो दुर्बल परिक्षेपण बल। लंदन फोर्स हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले याद रख सकते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है,
वीक डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स होता है, ये सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड है ये। अगर थोड़ा सा ही इसको टेम्परेचर मिलेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड या गैसीय स्टेट के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अगर मैं बात करूं इसकी, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसमें कोई भी ध्रुव नहीं होगा, यानी इनके कणों में ना तो कोई प्लस होगा और ना ही क्या होगा, कोई माइनस होगा। जैसे प्लस माइनस किसमें नहीं होता, प्लस माइनस उनमें नहीं होता, जैसे मान लो O2, अब O डबल बॉन्ड O है भाई, दोनों की विद्युत ऋणता सेम। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता सेम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है HCl तो हमें पता है भाई Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस या माइनस कब आता है, जब इनकी विद्युत ऋणता में यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बट हमें यहाँ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, जैसे O2 सेम आ गया, N2, I2, F2, Cl2, Br2, ठीक है, CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जिधर से जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। तो CO2 हो गया। और इसके अलावा हमें याद रखना है, यहाँ हमें पहले ये लगाना है निम्न ताप पर, ये लगाना जरूरी है लो टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही ये फोर्स वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका एग्जांपल देना पड़ेगा कि जो लो टेम्परेचर पे O2, N2, I2, F2, Cl2, Br2, CO2, या याद रखना जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वो सारी इसी में ही आती है। क्योंकि इनर्ट गैसेस के अंदर भी फोर्सेस क्या होते हैं, सबसे वीक वंडर वॉल फोर्सेस जो होते हैं, यानी सबसे जो दुर्बल बल होते हैं वो अक्रिय गैसों में, इनर्ट गैसेस में भी होंगे। तो ये भी लिख सकते हैं निम्न ताप पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, यही तो होंगे। हे नेता और कर्मचारी जीते रहे। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो सब क्या हैं, ये सब अध्रुवीय हैं। क्या है? अध्रुवीय हैं। ये याद रखना, इनके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो बुक में याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो एग्जांपल देके पूछा जाएगा। क्वेश्चन दे देगा, बताओ O2 किस टाइप का सॉलिड है, N2 किस टाइप का सॉलिड है, Br2 किस टाइप का सॉलिड है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये अध्रुवीय आणविक ठोस है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्लियर हो गई बात। तो क्या था इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स था वो था लंदन बल, या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, दुर्बल परिक्षेपण बल, वीक डिस्पर्शन फोर्स। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं किसकी, ध्रुवीय आणविक ठोस की, तो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर क्या होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस में हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको मैं मिटा के फिर क्लियर करती हूँ। तो ये तो पता चल ही गया कि कितने टाइप है इसके, 3। ये वाला हमारा क्लियर हो गया, तो इसको नोट कर ले अच्छे से, इसके एग्जांपल्स वगैरह याद करने हैं हमें, अट्रैक्शन फोर्स याद करना है। अब हमारा बचा क्या, ये एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी याद करने हैं। अब हमारे 2 बच गए, एक तो हमारा क्या बच गया, ध्रुवीय आणविक ठोस बच गया, और एक हमारा हाइड्रोजन आवेश बच गया। तो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है, वो है द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका डाइपोल अट्रैक्शन
फोर्स होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एक चीज देखो, नाम में ही है क्या, ध्रुवीय यानी पोलर, पोलर यानी इसमें दो पोल होंगे, दो पोल होंगे, एक क्या होगा पॉजिटिव साइड होगी और एक क्या होगी नेगेटिव साइड। और अभी मैं बता के गई हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सिर्फ तभी आएगी जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जब उनकी विद्युत ऋणता में क्या होगा, अंतर होगा। जैसे HCl, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये देखो दो ध्रुव बन गए ना इसके अंदर, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, द्विध्रुव, द्विध्रुव अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा, और ये हमारा क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है, क्लियर। HCl हो गया, उसके बाद मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने SO2, SO2 में पता है हमें सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। या NF3, NF3 हो गया नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, फ्लोरीन पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स याद रखना, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से, इनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से क्या होगा, इनके अंदर दो पोल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा, एक नेगेटिव पोल बन जाएगा, और इसमें कौन सा फोर्स लग जाएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो ये हमें याद रखना है। अब थर्ड वन की बात करते हैं, हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, इसके अंदर कौन सा, हाइड्रोजन बंध। और हम लोगों को ये पता होगा कि हाइड्रोजन बंध सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, फोन के साथ, किसके साथ, फोन के साथ, फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा तभी वहां पर कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वहां पर लगेगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो याद रखना, हाइड्रोजन बंध हमेशा तब बनता है जब एक हाइड्रोजन, कितने, एक हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, या इनमें से कोई भी दो, जब एक हाइड्रोजन इनमें से किन्हीं दो के बीच में आ जाता है तब वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे देखो मैंने हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ा, क्या बना, HF, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन को मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, क्या बनेगा, H2O। अगर मैं हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ू तो क्या बनेगा, NH3, अमोनिया। नाइट्रोजन की पता है संयोजकता 3 है तो हम 3 के साथ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन की 2 है तो 2 के साथ जोड़ेंगे, और फ्लोरीन की 1 है तो 1 के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारे एग्जांपल है। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो HF, HF, HF। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की, इस पे क्या आ गया माइनस, इस पे प्लस, ऐसे इस पे क्या आ गया माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस, इस पे क्या आ गया माइनस, इस पे क्या आ गया प्लस। अब ये वाला जो प्लस है वो इस वाले माइनस से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे हम डैश डैश से दिखाएंगे, और वो ही हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो मैंने क्या बोला था कि जब एक हाइड्रोजन कितने, दो फ्लोरीन के बीच में आ जाए, या दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, या दो नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, या किन्हीं भी दो के बीच में आ जाए, तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा। जब ये वाला देखो हाइड्रोजन है वो अपने पड़ोसी फ्लोरीन से अट्रैक्ट होगा तो उनके बीच में लगने वाले इस ब्रिज बॉन्ड को, इस सेतु बंध को हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ये वाला प्लस जो है वो इसके माइनस से अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया। तो ये मान लो जैसे HOH के एग्जांपल दो, HOH, तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आएगा, या सीधा देख लो ये हाइड्रोजन है वो कितने ऑक्सीजन के बीच में आ गया, 2 के बीच में आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये वाला हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के बीच में आ गया, 2 के बीच में, तो एक से तो वो पहले से जुड़ा होता है, कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोवैलेंट या सहसंयोजक बंध के थ्रू, एक से तो वो पहले से जुड़ा होता है और दूसरे के साथ वो एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये हमारे किसके एग्जांपल हो गए। अच्छा, NH3 का कैसे बनेगा, NH3 कैसे बनेगा, HNHH ऐसे ले लिया, N ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो देखो कितने नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ऐसे ये होता है, ऐसे इधर से ऐसे जुड़ा हुआ होगा, इधर से भी ऐसे जुड़ा हुआ होगा। एक एग्जांपल और देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर समझने के लिए ध्यान से समझे। एसिटिक एसिड में क्या होता है, 2 एसिटिक अम्ल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं, ये होता है देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही तो होता है एसिटिक एसिड, CH3 यही होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोल के दिखा रही हूँ, तो इसकी स्ट्रक्चर में कैसे बनते हैं देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ऐसे इधर बना लिया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये हाइड्रोजन आ गया ना कितने ऑक्सीजन के बीच में, 2, तो यहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी देखो 2 ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कुल मिला के एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा था क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस, जिसके हमने 3 टाइप्स पढ़े। पहला टाइप क्या था, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर, सेकंड क्या था, ध्रुवीय यानी कि पोलर, और थर्ड क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने इनके अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा, इनके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, अच्छे से इनको पढ़ ले, एक एक चीज को नोट कर ले, एक एक चीज काम की है, और होमवर्क को नोट करने के बाद उसकी फोटो हमें तरुण सर या कीर्ति मैम के फोन पे सेंड करनी है। क्लियर हो गई बात? तो बाकी हम पढ़ेंगे कल।